नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, मौर्य वंश पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने ये हिस्ट्री करी है ना, ये पीईटी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत ही कम टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं ज़रूरी सिर्फ वही हैं इसमें, शानदार तरीके से। और ये शानदार कलरफुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। चले जाओ, है ना। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप नहीं डाउनलोड करी तो डाउनलोड कर लो, कोड लगाना ज्ञान सर। 199 में पूरी पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ बढ़िया स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हुए पूरी यूपीएसआई की तैयारी आपकी हो जाएगी। 99 में टेस्ट सीरीज, यही सेम चीज़ पीईटी के लिए चल रहा है। पीईटी में भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट है टेस्ट के, बढ़िया से टेस्ट लगाओ, पूरा कोर्स भी पढ़ा है, पूरी पीडीएफ भी, नोट्स पढ़े हैं। तो जाओ, देर की इस बात की तैयारी शुरू करो। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र और राजचिंद्र मयूर। ठीक, सबसे पहले तो याद रखो। सर्वप्रथम ग्रूनबेडेल, किसने? ग्रूनबेडेल ने मयूर की आकृति और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर देखी थी। कहाँ पे मयूर की आकृति देखी थी? लौरिया नंदनगढ़ जो इंस्क्रिप्शन है उस पर। और उन्होंने इसे मौर्यों का राजचिन्ह बताया। तो ऐसे पूछ सकता हूँ, मौर्यों का राजचिन्ह बताया किसने? तो सबसे पहले ग्रूनबेडेल ने, ग्रूनबेडेल। ठीक है। फिर बात करते हैं मौर्यों के इतिहास के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से पता चलता है इनके इतिहास के बारे में? क्या हवाबाजी है सिर्फ? तो नहीं, साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस की किताब है ना, उस पर पता चलता है। और मेगास्थनीज की इंडिका है, बौद्ध ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। पतंजलि का महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख है। कश्मीर के क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, है ना। तो कश्मीर लिखी कितनी वृहत कथा मंजरी? कश्मेंद्र की, कश्मीर के क्षेमेंद्र की, माफ़ कीजिएगा। और पतंजलि का महाभाष्य है, इंडिका है, ये सब बता सकते हो। लिटरेचर सोर्स है, साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में अगर बात करें तो अशोक के हमें 40 अभिलेख मिल चुके हैं अभी तक, जिससे पता चलता है भैया मौर्यों के वंश के बारे में। अशोक के 40 अभिलेख। रुद्र दमन का जो सौराष्ट्र में जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चलता है। एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख मिलता है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा स्तंभलेख या इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख मिलता है? तो रुद्र दमन का सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ अभिलेख। क्या? रुद्र दमन का सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। फिर सौगौड़ा लेख की बात करें, या सौगौड़ा इंस्क्रिप्शन, उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर है ना। तो सौगौरा इंस्क्रिप्शन, ये सौगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से मिलता है। इससे भी हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। और महास्थान पाषाण लेख की बात करें अगर, तो 1931 ईस्वी में बांग्लादेश के बोगरा जिले से ये शिलालेख मिला है। कौन सा? महास्थान पाषाण लेख। और मौर्य काल में महास्थान का नाम जो है पुंड्रनगर था। क्या था? पुंड्रनगर। और ये लेख जो था अन्नागार का उल्लेख करता है। किसका करता है? अन्नागार का उल्लेख करता है, यानी ग्रेनरी के बारे में बताता है कि बहुत ही विशाल ग्रेनरी थी जहाँ ये लोग अपना अनाज वगैरह स्टोर करते थे। तो एक हुआ आपका लिटरेरी सोर्स, दूसरा हो गया आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक। इसके बाद कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें बहुत शानदार तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। मौर्य का इतिहास जानने के लिए जो सबसे सटीक साहित्यिक स्रोत है, सबसे प्रमुख, वो यही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, है ना। और इसका नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी है। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर, यानी अर्थशास्त्र किस पे है? राजनीति और लोक प्रशासन, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे है ना। पहली प्रमाणिक पुस्तक। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, है ना। कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज मैकियावेली ऑफ इंडिया। और डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सबसे पहले 1909 में इसे प्रकाशित किया था। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसको प्रकाशित सबसे पहले किसने करा? 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। फिर कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तकें अगर देखें, और उसमें निम्नलिखित पदों का वर्णन किया गया क्या है? जैसे मंत्री है, मंत्री, मंत्री का अर्थ है प्रधानमंत्री। मंत्री का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री है। ठीक है। और पुरोहित का मतलब धर्म और दान विभाग का जो प्रधान होगा। सेनापति वायुसेना विभाग का प्रधान हो गया। द्वारिक क्या है? राजकीय द्वार रक्षक। राजकीय द्वार रक्षक का मतलब हो गया एक तरह से कह सकते हो स्टेट जो गेट गार्ड होगा वो, है ना। और समहर्ता का बात करें तो आय का संग्रह करता, जो भाई उसके पैसे वैसे को एक जगह कलेक्ट करेगा रेवेन्यू को समहर्ता बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समहर्ता क्या है? कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। क्या है? कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। फिर व्यवहारिक की बात करें अगर, व्यवहारिक ये प्रमुख न्यायाधीश होगा। व्यवहारिक क्या होगा? प्रमुख न्यायाधीश होगा भाई। व्यवहारिक क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा। नायिका की बात करें, हेड ऑफ सिटी डिफेंस। हेड ऑफ सिटी डिफेंस मतलब नगर रक्षा का अध्यक्ष। ये सब पूछा जा सकता है, याद जरूर रखिए। नायक मतलब नगर रक्षा का अध्यक्ष होगा। कर्मांतिक की बात करें अगर, कर्मांतिक
उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, है ना। कार्मांतिक क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल नाम से ही पता चल गया, जो सेना का एक सामान एकत्र करने वाला, है ना। जो दंडपाल होगा ये क्या करेगा भाई, आर्मरी इंचार्ज होगा ये। और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करेगा। जो अंतपाल है ये क्या करेगा, गार्ड ऑफ बॉर्डर फोर्टिफिकेशन, यानी एक तरह से जो बॉर्डर पे, यानी एक तरह से उसके राज्य के जो बॉर्डर पे दुर्ग बने उनकी रक्षा अंतपाल करेगा। दंडपाल सेना के सामान वगैरह, आर्मरी, हथियार, ये सब इकट्ठा करेगा। कार्मांतिक उद्योग वगैरह का अध्यक्ष। सन्निधाता की बात करें, राजकीय कोषाध्यक्ष है। सन्निधाता कौन है भाई, राजकीय कोषाध्यक्ष यानी स्टेट ट्रेजर है, स्टेट ट्रेजर या राजकीय कोषाध्यक्ष। और प्रशासता की बात करें, कारागार का अध्यक्ष यानी जेल वगैरह का जो प्रेसिडेंट है वो है। प्रदेष्टि कमिश्नर होगा यहाँ पे। कर्णक लेखाकार होगा, कर्णक लेखाकार। और पौर नगर का कोतवाल, पौर नगर का कोतवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको याद ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर भूल रहे हो तो नोट कर लो इसको, है ना। नोट करने की ज़रूरत नहीं है यार, क्यों समय बर्बाद करो, सीधा नोट्स लो PDF पे जाके, है ना। ऐसे यही नोट्स हैं पूरे, आराम से उसको पढ़ो, ठीक है। चलो फिर मौर्य काल की राजधानी की बात करें तो अभी बताई पाटलिपुत्र थी। और प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए इसने क्या करा था, अपना पूरे साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया था, 4 भागों में बांट दिया था। जैसे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तौशाली थी। पूर्वी मतलब जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न स्टेट। उत्तरी क्षेत्र यानी नदन की राजधानी तक्षशिला हो गई। पश्चिमी यानी वेस्टर्न की उज्जैन हो गई। और दक्षिण की सुवर्णगिरी हो गई। तो 4 याद रखनी है आपको, क्या है भाई, ऐसे करके उत्तर मतलब सॉरी उत्तर कह रहा हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ईस्ट की राजधानी क्या हो गई, तौशाली। और उत्तर की राजधानी तक्षशिला, पश्चिम की राजधानी उज्जैन और दक्षिण की राजधानी हो गई सुवर्णगिरी। जरूर याद रखो, मिलान में आ सकता है। मौर्य प्रशासन की जो जानकारी है उसका प्रमुख स्रोत और मतलब ये बता ही दिया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। और अशोक के अभिलेख है भाई, ठीक है। अब मौर्य प्रशासन, इससे भी बहुत सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा। प्रशासन के स्रोत में आप देखेंगे जैसे अर्थशास्त्र है, इंडिका है, अशोक के अभिलेख है, रुद्र दमन का जूनागढ़ लेख है। यहाँ से पता चला है हमें, केंद्र में होता था सम्राट, मंत्री परिषद और अध्यक्ष होते थे। प्रांतों में भी मंत्री परिषद होता था, राज्यपाल और कुमार होते थे। प्रांत का और ज़्यादा छोटा अगर डिवीजन करे, मतलब भाई केंद्र है, केंद्र से छोटा प्रांत है, फिर प्रांत के अनुक्रम है, जैसे मंडल है, आहार है, जिला जिसको बोलते थे, स्थानीय है, 2 द्रोणमुख है, खारवाटिक है, संग्रहण है, ग्राम है। तो इसका बस एक आइडिया ले लो आप, ठीक है। फिर आमत्यास या सचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को यूनानी लेखकों ने, यानी जो ग्रीक्स थे, सभासद और निर्धारक का है। जो आमत्या उपदा परीक्षण की परीक्षा पास करता था वही मंत्री बनता था। आमत्या क्या होता था, जो पेपर्स पास करता था वो बनता था। और मंत्री और मंत्री परिषद, ये जैसे अभी कैबिनेट है ना, वैसे ही है। इंपॉर्टेंट 4 से 5 मंत्री होंगे वो, ठीक है। जैसे भाई राजा है तो सदस्य युवराज हो गया, उसका बेटा, प्रधानमंत्री, सेनापति, पुरोहित, सन्निधाता, ये सब। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्य काल में जो प्रशासन है उसमें कुशलता के लिए साम्राज्य को आरंभ में 4 प्रांतों में बांटा गया और बाद में अशोक के कार्यकाल में प्रांतों की संख्या 5 कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है आपसे, पहले तो 4 प्रोविंस थी, बाद में 5 करी गई, है ना। 5 प्रांत आप देखेंगे तो प्राची, उत्तरपाथा, दक्षिणपाथा, अवंती राष्ट्र और कलिंग थे, है ना। प्राची, उत्तरपाथा, दक्षिणपाथा, अवंती राष्ट्र और कलिंग। और उत्तरपाथा की राजधानी अभी बताया ना तक्षशिला थी, दक्षिण की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी और कलिंग की तौशाली। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र, प्राची की पाटलिपुत्र, ठीक है। उत्तरपाथा हो गई तक्षशिला की, दक्षिणपाथा सुवर्णगिरी की, मतलब दक्षिणपाथा की सुवर्णगिरी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तौशाली, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। प्रांतों पर प्रशासन के लिए कुमार को नियुक्त किया जाता था और ये कुमार जो थे राजवंशी होते थे भाई, मतलब राजाओं के बेटे ही थे ये सब एक तरह से। प्रांतों को भागों और ग्राम में बांटा जाता था भाई। पहले हमने क्या करा, केंद्र को प्रांतों में बांटा, प्रांतों को और छोटे गाँवों में बांट दिया। ग्राम जो थी सबसे छोटी इकाई थी। 100 गाँव के समूह को संग्रहण कहा जाता था। संग्रहण किसको कहते थे, ग्रुप ऑफ 100 विलेज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नगर प्रशासन कैसे चलता था भैया। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमें पता चलता है कि नगर प्रशासन के लिए 6 समिति बनाई गई थी, है ना। 6 कमेटियां बनाई गई थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक कमेटी थी जो उद्योगों का निरीक्षण करती थी भाई, इंडस्ट्रीज वगैरह, क्या क्या उद्योग लग रहे हैं बाजारों में, क्षेत्र में आने वाले विदेशी कौन कौन आ रहे हैं, दूसरी समिति ये देखती थी। तो पहली कमेटी देखेगी इंडस्ट्रीज वगैरह, दूसरी जो फॉरेन विजिटर आ रहे हैं उनको देखेगी, और तीसरी समिति जनगणना वगैरह करेगी कि कितनी जनसंख्या है, कितना क्या है। चौथी, इस समिति का कार्य व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था करना है ना, कि पूरी तरह से व्यापार वगैरह को मैनेज करे। और 5वीं, इस समिति द्वारा विक्रय व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था की जाती थी, मतलब बेचने वगैरह की जो चीज़ें, सेल और परचेज वगैरह की, और बिक्री आदि की व्यवस्था भी 6ठी समिति करती थी। तो ये 6 समिति बनी थी। नगर भाई, नगर आप देखते हो ना, वहाँ खरीद बिक्री चलेगी, तो कौन विजिटर आ रहा है, कौन सा उद्योग लगा, खरीद बिक्री क्या चल रही है,
जनगणना वगैरह ये नगर प्रशासन जो 6 कमेटी थी ये इनका काम था। तो ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। गुप्तचर व्यवस्था भी काफ़ी शानदार थी भैया, सभी में थी, वो तो दिल्ली सल्तनत हो या इतिहास कोई भी उठा लो आप। तो मौर्य काल में सर्वप्रथम गुप्तचरों को इतने बड़े स्तर पर नियुक्त किया गया था, सबसे ज़्यादा। राज्यों को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए भाई पता करते थे कौन आ रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, जैसे इंटेलिजेंस रॉ वगैरह आई भी है ना, वैसे ही है ना, कि इस काल में स्त्रियां भी ये कार्य करती थी, ये आपको याद रखना है। मौर्य पीरियड में गुप्तचर जो थे वो स्त्रियां भी होती थी। और मौर्य काल में संस्था और संचरा नामक 2 गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थी। तो गुप्तचर पूछ सकता है, गुप्तचर संस्थाएं, एक आपकी संस्था और संचरा, ये किस काल में थी? संस्था और संचरा ये गुप्त काल में थी, सॉरी मौर्य काल में थी, ठीक है। गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, और महिलाएं भी इंटेलिजेंस करती थी एक तरह से। रेवेन्यू की बात करें अगर, तो मौर्य में जो पण नामक मुद्राएं प्रचलन में थी, तो पण जो है, पाना कहते हैं ना, पाना या पण बोलिए, ये मौर्य काल में चलती थी और कर्मचारियों को मुद्रा में ही वेतन देते थे, है ना, अनाज वगैरह नहीं, पण दिया जाता था। और मौर्य साम्राज्य में जो आय का प्रमुख स्रोत था वो कृषि और अन्य भूमि करों से प्राप्त होने वाला राजस्व, है ना, जो मुख्य पैसा आता था यही इन्हीं 2 स्रोतों से आता था। फिर आप देखेंगे मौर्य काल में दुर्ग है, राष्ट्र है, सेतु है, व्रज है, सीता है, प्रणय है, हिरनी है, कुछ गांवों द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले कर हैं, है ना, यानी दुर्ग, राष्ट्र, सेतु, व्रज, सीता, प्रणय, हिरण्य, टैक्स, है ना, और वर्तनी, पिंडकारा कलेक्टेड बाय सम विलेजर्स वर द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न पीरियड। तो ये गांव वाले जो है वो कलेक्ट वगैरह करते थे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट है। अब बस एक पार्ट में और मौर्य पीरियड पूरा 2 भाग में आपको खत्म करा दूंगा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और आपका बिंदुसार, अशोक, इनके बारे में, क्योंकि अशोक के बारे में थोड़ा ज़्यादा है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसके शिलालेख वगैरह भी है ना। तो दूसरे लेक्चर में इसको भी मैं खत्म करा दूंगा, आपको परेशान मत होइए। और बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, मतलब 10-12 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा आपका। चले जाइए हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे।